नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज पर और मैं आपके साथ मोहम्मद गुलरेज कुरैशी। और वक्त हो चुका है हमारे खास बुलेटिन अपनों उत्तराखंड का। और देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी राजनीति केवल तुष्टीकरण और वोट बैंक तक सीमित रही और इसके विपरीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की नीति संतुष्टीकरण पर आधारित है। मुख्यमंत्री ने जोर दिया कि शासन का स्वरूप न्यायपूर्वक और होना चाहिए, जहां सभी के लिए समान व्यवस्था और समान अधिकार हो। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार बिना किसी भेदभाव के सबका साथ सबका विकास के मंत्र के साथ काम कर रही है और ताकि समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंच सके। कांग्रेस की राजनीति तुष्टीकरण की थी और वो वोट बैंक तक सीमित थी कि कुछ लोगों को खुश करना है, उसके लिए देश का कितना नुकसान होगा, इस पर कभी ध्यान नहीं जाता था। मोदी सरकार की नीति तुष्टीकरण की नहीं है बल्कि संतुष्टीकरण की है कि सभी का संतुष्टीकरण होना चाहिए, न्याय के आधार पर काम होना चाहिए, व्यवस्था में समेकित सभी के लिए शासन होना चाहिए, सभी के लिए एक समान व्यवस्था होनी चाहिए। और मोदी सरकार की प्राथमिकता का प्रमाण है कि तीसरी बार शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री जी ने जो पहला हस्ताक्षर किया, आप सबको ध्यान होगा, बनारस में उन्होंने जो किसान सम्मान निधि की फाइल थी उस फाइल पर साइन किया और ये इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि मोदी सरकार के लिए किसान सर्वोच्च प्राथमिकता पर है। आज देश के अंदर 41 करोड़ लोगों को गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से मुफ्त राशन दिया जा रहा है। अभी आप सब लोगों ने डीबीटी के माध्यम से देखा कि किस प्रकार से छोटे छोटे बच्चे जब बड़े होते थे उनके अंदर कैसा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए कॉन्क्लेव में सहभागिता की और इस अवसर पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में ऐतिहासिक कीर्तिमान स्थापित करने पर हार्दिक बधाई दी। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री की दूरदर्शी नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में देश ने विकास सुशासन के नए कीर्तिमान रचे हैं और इस महत्वपूर्ण कॉन्क्लेव में एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और गठबंधन के वरिष्ठ नेताओं ने शिरकत की, जहां देश की प्रगति और भविष्य की रणनीतियों पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पद्मश्री से सम्मानित अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त निशानेबाज जसपाल राणा के आकस्मिक निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जसपाल राणा ने अपनी अद्वितीय प्रतिभा, कठिन परिश्रम और उल्लेखनीय उपलब्धियों ने न केवल उत्तराखंड बल्कि पूरे देश का नाम विश्व पटल पर गौरवान्वित किया और निशानेबाजी के क्षेत्र में उनका योगदान अविस्मरणीय रहेगा। उन्होंने अनेक युवा और खिलाड़ियों को प्रेरित कर खेलों में उत्सुकता और उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन प्राप्त किया। और मुख्यमंत्री ने कहा कि जसपाल राणा का निधन खेल जगत, उत्तराखंड और राष्ट्र के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। और मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा की शांति और शोक संतप्त परिजनों और उनके प्रशंसकों को इस दुख की घड़ी में धैर्य और सेवा प्रदान करने की ईश्वर से कामना की। दुखद समाचार हम लोगों को आज प्राप्त हुआ है। आज प्रातःकाल ही जो है पद्मश्री और अंतर्राष्ट्रीय शूटर अनेक कीर्तिमान जिनके नाम थे, जिन्होंने देवभूमि समेत पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया, भारत के तिरंगे को लगाने का काम किया, अनेक खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देकर, शिक्षण देकर आगे बढ़ाने का काम किया। आज उनका दुखद प्रातःकाल अस्पताल में देहांत हो गया। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान अपने श्री चरणों में उनको स्थान दे और बहुत कम आयु में, 49 साल की आयु में ही वो हमारे बीच से चले गए। सच में परिवार के लिए बहुत कष्टकारी है। भगवान के सभी पारिवारिक जनों को, शुभचिंतकों को, प्रशंसकों को ऐसे समय में शक्ति प्रदान करें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के देवभूमि उत्तराखंड आगमन पर जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया और इस अवसर पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और अन्य मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रपति का अभिनंदन किया और उनके साथ कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक, मुख्य सचिव आनंद वर्धन और पुलिस महानिदेशक दीपक सेठ और प्रदेश के वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे और सभी ने राष्ट्रपति का गर्मजोशी से स्वागत कर उनके दौरे के प्रति सम्मान प्रकट किया। राष्ट्रपति का यह आगमन राज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उत्तराखंड में मानसून का मिजाज बदला हुआ है और केंद्र में देहरादून के निदेशक डॉक्टर CR तोमर के मुताबिक अगले 24 घंटे के लिए भारी बारिश और तीव्र बौछारें और आकाशीय बिजली गिरने की आशंका के चलते ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और 13 से 15 जून तक येलो अलर्ट रहेगा, जिसमें 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं और प्रदेश में 18 जून तक रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी रहेगा और 12-13 जून को गतिविधियां अधिक रहेंगी, जबकि 15 और 16 जून को केवल पर्वतीय क्षेत्र में ही वर्षा की संभावना है। नमस्कार, मैं डॉक्टर CS तोमर, मौसम केंद्र देहरादून से। देखिए, पिछले 24 घंटे में भी जो है हमको जो वर्षा रिकॉर्ड हुई है, काफ़ी स्थानों पे जो है हमको हैवी रेनफॉल भी 4-5 स्टेशन पे प्राप्त हुआ है और अधिकांश स्थानों में प्रदेश में रेनफॉल प्राप्त हुई है, जैसा कि पूर्वानुमान था। तो आज 12 तारीख हो गई है। अभी जो है आगे आने वाले 24 घंटे में, अगले 24 घंटे के लिए भी हमारा जो इससे पूर्वानुमान है कि अभी प्रदेश में अनेक स्थानों से अधिकांश स्थानों पर जो है हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। और उसके बाद कल थोड़ा सा इफेक्ट कम हो जाएगा, जिससे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे बढ़ जाएगा और ईस्टर्ली भी थोड़ी कमजोर हो जाएगी। तो पर्वतीय जनपदों में जो ऊपर के नॉर्थ के हमारे पर्वतीय जनपद है, उसमें हमारे हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश अनेक स्थानों पे संभावित है और बाकी पर्वतीय क्षेत्रों में जो है हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश कहीं कहीं हो सकती है। मैदानी इलाकों में हल्की से बहुत हल्की बारिश कहीं कहीं अनुमानित है। उसके बाद 14 तारीख में जो है कहीं कहीं पे ही हम हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का अनुमान लगा रहे हैं अभी। चारधाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। हरिद्वार और ऋषिकेश यात्रा मार्ग के विभिन्न स्थानों पर यात्रियों की निरंतर स्वास्थ्य और जांच की स्क्रीनिंग की जा रही है और स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर सुनीता टमटा ने बताया कि यात्रा मार्ग पर विशेष चिकित्सा टीमें तैनात की गई ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी आपात स्थिति में तत्काल बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके और विभाग की प्राथमिकता यात्रा को सुरक्षित बनाना और जिसके लिए स्वास्थ्य केंद्रों पर आवश्यक दवाओं और विशेषज्ञों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। इलाज दिया गया, कितने रेफर किए गए और कितनों की अभी तक जो है जो डेथ भी हुई है, कुछ ऐसे मरीज वो भी थे, यात्री थे, क्या कुछ रहा है आंकड़ा इस टाइम? देखिए, ऐसा है, चारधाम यात्रा हमारी चलते हुए 1.5 महीना करीब हो गया, होने वाला है। तो उसमें जो है जो हमारे स्क्रीनिंग पॉइंट हैं, जहाँ पर टोटल जो स्क्रीनिंग पॉइंट है उसमें हमारे कम से अभी जो है 6,20,000 के आसपास जो स्क्रीनिंग हम लोगों ने कर ली है और उसमें से 22,500 जो कोमॉर्बिड, जिनको कि हाइपरटेंशन या डायबिटीज़ या किसी को एज़मा या COPD के जो मरीज़ थे वो 22,500 करीब ये थे और ऐसे जो है 726 करीब जो है वो रेफर्ड हुए एम्बुलेंस से, हम लोगों ने अन्य जगह पहुंचाए। हेली से जो हमारे लिफ्ट हुए हैं यात्री लोग जो थोड़ा सीरियस टाइप के थे वो 86। तो ये हमारा आंकड़ा है। और चारधाम आपको पता है कि इस बार यात्री लास्ट ईयर से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आ रहे हैं और काफ़ी भीड़ है और ज़्यादातर जो डेथ है वो आप देख रहे होंगे कोमॉर्बिड में और जिनकी एज जो है 55 से। देहरादून की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को आधुनिक और सुदृढ़ बनाने की दिशा के लिए और शहर में जल्द ही 100 नई बसें, इलेक्ट्रॉनिक बसें दौड़ती नजर आएंगी और RTO प्रशासन संदीप सैनी ने के अनुसार ये बसें PME योजना के अंतर्गत संचालित की जाएगी और इन बसों का मुख्य उद्देश्य उन क्षेत्रों को परिवहन
सुविधा से जुड़ा है और जहां वर्तमान में सार्वजनिक वाहनों का वर्तमान में नए रूटों और बस स्टैंडों को चिन्हित करने का कार्य तेजी से चल रहा है। उम्मीद है कि अगले 1 से 2 महीने के भीतर इन इलेक्ट्रॉनिक बसों का संचालन शुरू हो जाएगा और जिससे शहर में यातायात सुगम होगा। माननीय मंत्री जी के यहाँ 2-3 मुद्दों को लेकर बैठक हुई थी, जिसमें एक तो जो स्टेज कैरिज की जो मैजिक हैं उनके रूट का विस्तारण के लिए था, क्योंकि बहुत सी पब्लिक मंत्री जी को अप्रोच करती है कि अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अवेलेबिलिटी नहीं है। तो मंत्री जी ने उसके लिए निर्देश दिए हैं कि जहाँ जहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं हो पा रहा है तो उन रूट का सर्वे करा के आगामी आरटीए की बैठक में उनका एक्सटेंशन या नए परमिट की कार्रवाई की जाए। इसके अतिरिक्त हमने जो सर्वे करवाया है, जो इलेक्ट्रिक बसेज आने वाली हैं, कुछ ऐसे क्षेत्रों तक भी हम बस चाहते हैं संचालन हो जहां पर अभी तक बसों का या किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अप्रोच नहीं हो पा रही है। तो इसमें हमारी टीम, परिवहन निगम की टीम और स्मार्ट सिटी की टीम ने सर्वे कर लिया है। इसमें बस स्टैंड्स भी चिन्हित किए जा रहे हैं, इसमें उनका टाइमिंग भी निर्धारित किया जाएगा कि कितने बजे गाड़ी चलेगी और शाम तक कितने बजे वापस लौट के आएगी। तो ये सभी चीज़ों पे आगे कार्रवाई की जा रही है और भविष्य में आने वाले 1-2 महीने में आप देखेंगे तो वाहनों का संचालन चालू हो जाएगा। ऋषिकेश में आयोजित एक सम्मान समारोह में परिवहन मंत्री प्रदीप बत्रा का स्वागत किया गया और इस अवसर पर 20 से अधिक परिवहन संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने मंत्री के समक्ष अपनी समस्याएं रखी और मुख्य मार्गों में सिंगल परमिट व्यवस्था, टैक्स में राहत, ट्रांसपोर्ट नगर की स्थापना और पार्किंग, चार्जिंग पॉइंट की सुविधा शामिल थी और परिवहन कारोबारियों ने अपनी कठिनाइयों को विस्तार से साझा किया और मंत्री प्रदीप बत्रा ने सभी मांगों को गंभीरता से सुना और सकारात्मक समाधान का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि जल्द ही बेहतर परिवहन नीति के माध्यम से इन समस्याओं का उचित निराकरण किया जाएगा। बैठक में सकता हूँ कि पहली बार यहाँ पर हुई है जिसमें सभी ट्रांसपोर्ट के एसोसिएशन के और सभी प्रधान और सभी लोग उपस्थित थे। सभी प्रकार के वाहन जो भी यहाँ पर चलते हैं वो सभी लोग यहाँ पर आज उपस्थित थे और मैं सोचता हूँ कि ऋषिकेश एक हमारा महत्वपूर्ण स्थान है, जो हमारी आध्यात्मिक राजधानी है, योग की राजधानी है और यहाँ से 4 धाम यात्रा संचालित होती है और पहाड़ पर जाने के लिए सभी यहाँ से जो गाड़ियाँ संचालित होती हैं उनकी समस्याएं काफी सारी थी। काफी समस्याएं जो है मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया है। बाकी समस्याओं के ज्ञापन ले लिए गए हैं और उनको विभाग पे चर्चा करके और उनको जल्दी जो जारी कर जाएंगे। जो समस्याएं हैं मैं समझता हूँ कि ये लोग एक सेवा के रूप में कार्य करते हैं, यात्री को ले जाना, उनके गंतव्य तक पहुँचाना और ऊपर पहाड़ों पे ट्रस्ट द्वारा हमारे जो गुड्स जाते हैं और खाने पीने की सामग्री आती है, उनका एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है। ट्रक वालों की भी समस्या थी परमिट को लेकर, तो सभी समस्याओं का समाधान मैं सोचता हूँ कि अभी मंच पर ही कर दिया गया है। और जो समस्याएं हरिद्वार में दुकानों और ठेलियों पर लिखे बिरयानी शब्द को लेकर कुछ लोगों ने विरोध जताया और इसका तर्क है कि धार्मिक नगरी में यह शब्द मांसाहारी भोजन का संदेश देता है और इस विवाद पर हरिद्वार के सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपनी अलग राय रखी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि बिरयानी अब एक सामान्य शब्द बन चुका है और यह केवल एक व्यंजन का नाम नहीं। सांसद ने जोर देकर कहा कि जो शब्द भाषा में व्यापक रूप से प्रचलित है उसे लेकर अनावश्यक विरोध करना उचित नहीं है। सांस्कृतिक सौहार्द बनने लगना चाहिए या किस तरह की चीजें? नहीं, देखो ये शब्द कोई किसी वर्ग विशेष या जाति विशेष है उससे संबंधित नहीं है, वो प्रचलन में शब्द है। भाई घरों में भी हम लोग बोलते हैं कि आज भाई क्या बना है, साहब बिरयानी बना है। सामान्य प्रचलन के उसमें उसको मुझे लगता है कि इसी रूप में लेना चाहिए। किसी को उसको अदरवाइज उसको परिभाषित करें वो ठीक नहीं है। अब घरों में बनाते हैं, भाई हम लोग उसमें सब्जी डाल देते हैं तो उसको बिरयानी बोल देते हैं, आलू डाल देते हैं बिरयानी बोल देते हैं, दाल डाल देते हैं तो खिचड़ी बोल देते हैं। तो उसको बहुत ज़्यादा तूल देने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह से अगर तूल देंगे तो ठीक नहीं है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने देहरादून में समाज कल्याण विभाग की योजनाओं की समीक्षा की और बैठक के दौरान विभागीय अधिकारियों ने विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और उनकी प्रगति पर विस्तृत प्रस्तुति दी और मंत्री अठावले ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों और प्रकाश डालते हुए कहा कि जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ करोड़ों नागरिकों तक पहुंच रहा है और उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार समाज के हर वर्ग के स्वर्गीय और विकास और उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। और समीक्षा के अतिरिक्त उन्होंने समाजीय और राजनीतिक विषयों पर भी अपनी राय रखी।
नहीं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने प्रधानमंत्री पद के 12 साल पूरे किए हैं और उन्होंने 3,499 दिन पर वो प्रधानमंत्री पद पर रहे हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भी मतलब 3 बार प्रधानमंत्री रहे थे, लेकिन उससे भी ज्यादा कार्यकाल इनको मिला है। इसीलिए हमारे एनडीए के तमाम हमारे नेताओं ने जो जहां बीजेपी के एनडीए के मुख्यमंत्री उन्होंने कल मतलब वहाँ दिल्ली में उनका तो स्वागत किया है और उन्होंने 12 सालों में देश को नंबर 4 पर इकोनॉमी में लाया है और अनेक लोगों को गरीबी रेखा के ऊपर निकाला है और मतलब अपने देश इकोनॉमी मेड इन इंडिया को बहुत बड़ा महत्व दिया है। इसी तरह मतलब बहुत अच्छा काम ये 12 सालों में हुआ है, इसीलिए उनको कल बधाई देने का मतलब एक प्रोग्राम कल था। तो मेरी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया भी एनडीए का एक पार्टनर है और हमने भी मतलब उत्तराखंड में आरटीओ परिवर्तन विभाग ने निजी बसों के खिलाफ एक व्यापक विशेष चेकिंग अभियान चलाया और हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून और रुड़की में 2 दिनों तक चली इस कार्रवाई के दौरान बसों में के परमिट और फिटनेस और अन्य दस्तावेजों की गहन जांच की गई। नियमों का उल्लंघन करने वाली 187 बसों का चालान किया गया और 12 बसों को सीज किया गया और 5 बसों की फिटनेस रिपोर्ट निरस्त कर दी गई। आरटीओ अधिकारी ने स्पष्ट किया कि सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भविष्य में भी इस प्रकार की सख्त अभियान निरंतर जारी रहेंगे। वीकेंड्स पे नियमित प्रवर्तन कार्रवाई तो की थी हमने। इसके अतिरिक्त जो प्राइवेट बसेस आती हैं उन पर विशेष एक चेकिंग अभियान हमने हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून और रुड़की में चलाया था। तो इस पर और इसमें हमारे टेक्निकल जो ऑफिसर्स होते हैं आरआई वो भी इसमें सम्मिलित है, जिससे कि उन वाहनों की टेक्निकल स्थिति को, फिटनेस को भी हम चेक कर सकें। रात्रि में ये 2 दिन का अभियान हमने चलाया था और इसमें 187 गाड़ियों बसेस के हमने चालान किए हैं, जिसमें से कि 12 बसेस को हमने सीज भी किया है और इन बसेस में 5 बसेस ऐसी भी हैं जिनकी की जो फिटनेस थी वो मानकानुसार नहीं थी और उनकी देवभूमि उत्तराखंड में कैंची धाम स्थापना दिवस मेले को लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली हैं और देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की संभावित भीड़ को देखते हुए सुरक्षा यातायात व्यवस्था को अंतिम रूप दे दिया गया और आज आईजी कुमाऊं निवेदिता कुकरेती, जिलाधिकारी नैनीताल और एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा ने पुलिस फोर्स को ब्रीफ किया और पूरी मुस्तैदी से ड्यूटी करने के निर्देश दिए और मेले के सुरक्षा चक्रव्यूह में एटीएस और बीडीएस अलर्ट के तहत सुरक्षा के अवैध इंतजाम किए गए और पूरे मेला क्षेत्र में 1500 से अधिक पुलिसकर्मियों को तैनाती की गई और सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों में हर गतिविधियों पर निगरानी रखी जाएगी और किसी अप्रिय घटना से निपटने के लिए विशेष टीम अलर्ट पर है। चारधाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए स्वास्थ्य विभाग ने विशेष एडवाइजरी जारी की है और मुख्य चिकित्सा अधिकारी देहरादून डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा ने यात्रियों से यात्रा शुरू करने से पहले स्वास्थ्य जांच अनिवार्य रूप से कराने की अपील की और पंजीकरण केंद्रों पर ब्लड प्रेशर और शुगर जैसे स्वैच्छिक स्वास्थ्य स्क्रीनिंग की सुविधा उपलब्ध और स्वास्थ्य स्थिति प्रतिकूल पाए जाने पर श्रद्धालुओं को यात्रा स्थापित करने की सलाह दी जाएगी और विभाग सभी यात्रियों को अपनी नियमित दवाइयां साथ रखने और स्वास्थ्य परीक्षण के बाद ही यात्रा पर निकलने का आग्रह किया। देखिए, ये सब जो भी कार्रवाई हम कर रहे हैं, स्कैनिंग की जो कार्रवाई कर रहे हैं, जो काउंसलिंग कार्रवाई कर रहे हैं, वो स्वैच्छिक है, उनकी इच्छा के ऊपर है। किसी को ज़बरदस्ती नहीं कर सकते कि आपको आगे टेस्ट करानी है या आपको स्कैनिंग करानी है। जो भी लोग वहाँ पे आते हैं, रजिस्ट्रेशन के लिए आते हैं, हमारी टीम के द्वारा प्रयास किया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हम वहाँ पे लाके स्क्रीनिंग कर सकें। उस स्क्रीनिंग में हम देखते हैं कि उनको ब्लड प्रेशर की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई शुगर की प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई अस्थमा से संबंधित प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई ऐसी क्रॉनिक डिसीज़ तो नहीं है जिससे की वजह से उनको ऊपर जब हाई एल्टीट्यूड पे जाएंगे तो वो प्रॉब्लम हो सकती है, या कहीं ज़्यादा चलने से या गर्मी की वजह से भी रास्ते में कहीं पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो सकती है। तो उनकी स्क्रीनिंग की जाती है, उनकी दवाइयाँ चेक की जाती हैं, इनकी दवाइयाँ चल रही हैं, उनको बताया जाता है कि दवाई अपने साथ में लेकर के जाएँ, दवाई नियम से उसमें खाते रहें। किसी अगर लगता है कि ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड है, शुगर अनकंट्रोल्ड है, तो उनको एमआरपी भी भेजा जाता था, वहाँ
उनका टेस्ट कराया जाता है और उनको वहाँ पे डॉक्टर के द्वारा जो उपस्थित होते हैं सलाह दी जाती है, जो बहुत बाकू अनूप विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के ने राष्ट्रीय व्यापी खेत बचाओ अभियान के तहत जिले के भरतौला, रियाणी और कलझीपा जोशी गांव में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। और इसके पहल का उद्देश्य किसानों को मिट्टी की गुणवत्ता, बेहतर खेती और फसल सुरक्षा, खाद के संतुलित उपयोग और कीट नियंत्रण के बारे में जागरूक करना था। और यह अभियान संस्थान के निदेशक डॉक्टर लक्ष्मीकांत के मार्गदर्शन में संचालित किया गया। और भगरतौला गांव में वैज्ञानिकों ने किसानों को प्राकृतिक खेती के तरीके बताए और गोबर की खाद, हरी खाद और जीवामृत के उपयोग पर जोर दिया। और साथ ही कुरमूला कीट में पहचान और बचाव के उपाय भी समझाए गए। उड़ियारी गांव में आयोजित कार्यक्रम में किसानों को खेती की आधुनिक तकनीकें और फसल सुरक्षा के उपयोग की जानकारी दी गई। और वहीं कलझीपा जोशी गांव में किसानों को मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड और मिट्टी जांच और फसलों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की जानकारी दी गई। वैज्ञानिकों ने रासायनिक खाद के संतुलन उपयोग के साथ में प्राकृतिक खादों को बढ़ावा देने की सलाह दी। और कार्यक्रम के दौरान किसानों ने बंदरों, जंगलों और सुअरों और मोरों से फसलों के होने वाले नुकसानों की समस्या उठाई। और वैज्ञानिकों ने सामूहिक प्रयासों से फसल सुरक्षा और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने की अपील की। देहरादून में अपराधियों पर पुलिस का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। ऑपरेशन प्रहार के तहत प्रेमनगर पुलिस ने रंगदारी और फायरिंग मामले में वंचित आरोपी अमन को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से अवैध तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद किया गया। पुलिस के मुताबिक अमन ने अपने साथियों के साथ मिलकर 30 लाख रुपए की रंगदारी के लिए एक परिवार को धमकाया और उसके घर पर फायरिंग की और साथ ही धमकी भरा पत्र भी फेंका था। और आरोपी का लंबा आपराधिक इतिहास रहा और वह पहले हत्या, NDPS और आर्म्स एक्ट के मामले में जेल जा चुका है। और पुलिस अब मामले में शामिल अन्य अपराधियों की तलाश में जुटी है और घटना का पूरा खुलासा करने के लिए जांच जारी रखी है। दिनांक 25 मई 2026 को श्रीमती सीमा राजपूत पत्नी श्री अजय राजपूत द्वारा एक थाना प्रेमनगर में एक तहरीर दी गई, जिसमें इनके द्वारा बताया गया कि अर्जुन, दीपिका, विकास बलारा व अमन द्वारा इनसे 30 लाख रुपए रंगदारी की डिमांड की गई। साथ ही जान से मारने की नीयत से इनके घर में फायरिंग की गई। उक्त तहरीर के आधार पर थाना प्रेमनगर में BNS की धारा 109, 308, 61 में अभियोग पंजीकृत किया गया। मैटर की संवेदनशीलता को देखते हुए तुरंत पुलिस टीमें गठित की गई, जिन्होंने अपने मुखबिर तंत्र को सक्रिय कर सुरागसी पतरासी करते हुए एक अभियुक्त अमन को बिदौली क्षेत्र से गिरफ्तार किया और उसकी निशानदेही पर उससे एक तमंचा, 315 बोर और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए। फिलहाल के लिए अपनों उत्तराखंड में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ARMY न्यूज़। नमस्कार।